जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया कि अब पत्नी नहीं कर पाएगी अपने पति के खिलाफ एफआईआर। अब पत्नी नहीं दर्ज कर पाएगी अपने पति के खिलाफ एफआईआर। तो क्यों ऐसा विषय है और क्या ऐसे कारण है कि जिसमें पत्नी को रोक दिया गया एफआईआर करने से अपने पति के खिलाफ? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर जनरली, जैसे मान लीजिए शादीशुदा महिला पुरुष की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पत्नी जो है झगड़ा हुआ तुरंत मायके भागती है। भागने के दौरान पति जो है मान मनोबल करता है कि आ जाओ, क्या हालचाल, कैसे, क्या, फोन करता है, फोन काट देती है पत्नी। उस व्यवस्था में एक बच्चा भी वो लेके चली गई। शादी को हुआ 3 साल 4 साल। अब वहाँ मायके गई, मायके में उसके एक से एक चाणक्य बैठे हुए हैं, एक से एक बुद्धि देने वाले लोग बैठे हुए हैं कि नहीं, इनके खिलाफ ऐसे ऐसे करो। अरे भाई, पति है, बोल दिया, बर्दाश्त करो। तो बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं। जहां मायके गई वहां चाणक्य नीति फॉलो हो गई। चाणक्य बैठे हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, जो है पति के खिलाफ ऐसे ऐसे कार्रवाई कर डालो। अब पति की व्यवस्था में उसके जो चाणक्य नीति वाले लोग बैठे हैं, उन्हीं की व्यवस्था में एक एप्लीकेशन थाने पर मूव करती है कि हाँ, फला डेट को शादी हुई, फला डेट को बच्चा हुआ, फला डेट को हम विदाई करके आए, फला डेट से हमको टार्चर करने लगे, फला डेट से जो है टार्चर बढ़ गया, घटना दिनांक ये, घटना समय ये, हमारी सास, हमारी देवर, हमारे ननद, हमारा जो भौजाई, सब जो है हमको इस तरीके से टार्चर कर रहे हैं। अब इसी पर जो है थाने पर एप्लीकेशन मूव हुई पत्नी द्वारा। अब एप्लीकेशन मूव होने पर पहले जो चीज़ें होती थी, या तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता था, या जो है उस पर सुविधा शुल्क लेके पुलिस वाले जो है अपना सिस्टम बना लेते थे। लेकिन अब जो 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नया कानून लागू हो गया, अब उस व्यवस्था में अब ये सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा। इसीलिए आज मेरा ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कारण यह है कि आप किसी के व्यवस्था को निपटा रहे, किसी की व्यवस्था को धूमिल कर रहे, तो आपको भी बताना पड़ेगा, आपका भी जांच होगा कि आपने कहाँ कौन सी बात कैसे कही। यदि आप घटना दिनांक समय बताते हैं तो उस समय और घटना पर आपको वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा, उसके सापेक्ष में जांच होगी। और ये पुराने कानून में भी नियम था, लेकिन पुराने कानून में चूंकि सुविधा शुल्क बहुत तेज चलता था, आज की डेट में सुविधा शुल्क बहुत कम चल रहा। तो अब जो ये नए कानून के तहत 173 क्लॉज 3 के तहत कोई महिला अपने पति के खिलाफ कोई एप्लीकेशन मूव करती है, तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन मूव करने के बाद उस एप्लीकेशन की जांच होगी। जांच के बाद यह समझा जाएगा कि वह घटना वाकई घटित हुई है कि नहीं हुई है। वह चीज़ें इस तरीके से फॉलो अप होंगी कि आप यह समझिए कि वह चीज़ें वाकई हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो 14 दिन की पूरी प्रोसीडिंग है। एक प्रार्थना पत्र पर जो पति के खिलाफ किसी पत्नी ने दे दिया, तो उस प्रार्थना पत्र पर 14 दिन तक जांच होगी, और 14 दिन के व्यवस्था में उनको रिपोर्ट लगानी पड़ेगी कि हाँ, ये घटना सत्य पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। और वह इसी घटना के बाबत
आपको जैसे आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने प्रार्थना पत्र दे दिया कि हमारे पति ने हमको जो है मारा पीटा, इस तरीके से चीज़ें की, हमारे सास ससुर ने हमारे साथ इस तरीके से चीज़ें की, हमारे ननद भौजाई ने हमारे साथ इस तरीके से चीज़ें की, हमारे देवर ने हमारे साथ इस तरीके से ये चीज़ें की, तो प्रार्थना पत्र तो एक दिन में पुलिस वाले के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ आपने दे दिया, ठीक है। दूसरे दिन से पुलिस वाले का काम यही है कि उस प्रार्थना पत्र पर वो जांच करेगा। जांचों उपरांत वो सबको बुलाएगा जिस व्यवस्था में आपने चीज़ें बताई हैं, जिस घटनाक्रम में आपने जिसका जिक्र किया। अब वहाँ चूंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो आप ये जान लीजिए कि पग पग पर मीडिएशन होता है, और यहाँ नहीं, अंत तक न्यायालय तक में भी मीडिएशन होता है। यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक मीडिएशन आपका होगा, अगर आप इसी ग्राउंड पर टिके रहे तो। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि FIR दर्ज न दर्ज होने के बाबत। तो अब इसमें आप ये समझिए कि यदि प्रार्थना पत्र पत्नी आप हैं तो आपने हमारे खिलाफ दे दिया, उस प्रार्थना पत्र को पुलिस वाले ने पढ़ा, उसमें आपने हमारे बाप का, हमारी माँ का नंबर दे दिया, उस नंबर के बाबत हमको फ़ोन हुआ, सबको, पूरे परिवार को बुलाया गया, आपको भी बुलाया गया। अब उसमें आपसे भी सवाल हुए, हमसे भी सवाल हुए। सवाल के बाबत जवाब आपने भी दिया, मैंने भी दिया। जवाब देने के बाद यदि पुलिस वाले को ये लगता है, या जिसने हमारा थाने पर जहाँ मैंने एप्लीकेशन मूव की, यानी आपने एप्लीकेशन मूव की, उसको ये लगता है कि नहीं, ये कहानी जो है इस तरीके से चीज़ें फॉलो अप हो रही, तो अब वहाँ आपसे दो चीज़ें हैं। यदि उन्होंने एलिगेशन आपके ऊपर, आपकी पत्नी ने लगा दिया कि नहीं इस तरीके से चीज़ें की और आपने की नहीं, तो भैया वहाँ विरोध करो, वहाँ काउंटर करो, उसके सापेक्ष में जो एविडेंस आपके पास है वहाँ प्रस्तुत करो, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपने उस घटने के बाबत आप उसमें लिप्त हैं, आपका परिवार लिप्त है, या उन्होंने वो चीज़ें की, तो वहाँ सरेंडर बोल जाओ। और सरेंडर बोलने के बाबत वहाँ एक चीज़ ये कहो कि साहब जो है हमको डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैं अपनी पत्नी को लेके जाना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बात है, अब मैं रखना चाहता हूँ, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, तो उस व्यवस्था में आप वहीं पुलिस स्टेशन में ही आप अपनी पत्नी को कह सकते हैं कि भैया इनका जो है अलग सिस्टम है, अलग व्यवस्था है, उसमें मैं फॉलो अप नहीं हो पा रहा, मैं इनके साथ नहीं रहूँगा और न रहना चाहता हूँ। स्पष्ट लाइन की बात है, आपको जो करना है, जैसे करना है, आप अपना करते कराते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वर्तमान नए कानून के आधार पर। अब जनरली जो महिला, जो पत्नी अपने पति के खिलाफ एप्लीकेशन मूव करती है, तो क्यों करती है? या तो वो सच्ची घटना के आधार पर आधारित व्यवस्था में रही हो, या जनरली होता है कि भाई पत्नी को खर्चा नहीं मिल रहा, बर्चा नहीं मिल रहा, उस व्यवस्था में पत्नी सोचती है कि भाई एक आठ एप्लीकेशन मूव कर दें, रहना तो साथी में है, इसी आधार पर जो है खर्चा बर्चा हमारा बनना चालू हो जाएगा, जो नहीं दे रहा वो देगा। दूसरा, प्रॉपर्टी का लालच। प्रॉपर्टी का लालच इसलिए कहा, ये हर कोई नहीं बताता, लेकिन ये प्रैक्टिकल अनुभव है, इस नाते आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी की व्यवस्था में लोग ये सोचते हैं कि भाई 2 भाई 3 भाई हैं, 100 एकड़ जमीन है, विद्रोह नहीं करेंगे तो कैसे बंटवारा होगा, बंटवारा नहीं होगा तो कैसे हमारे गिरफ्त में आएगा, ये सारी चीज़ें। और तीसरी बात यह है कि जहां साथ रहने को पत्नी नहीं है तैयार, जहां साथ रहने को पत्नी नहीं है तैयार और पत्नी अलग होने के लिए है तैयार, तो ऐसी व्यवस्था में भी फर्जिफिकेशन प्रार्थना पत्र पुलिस द्वारा मूव होते हैं। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है पतियों को। पति अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि आपकी पत्नी यदि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाती है, कोई प्रार्थना पत्र देती है, तो उस प्रार्थना पत्र की जांच होगी। 14 दिन की जांच है, 15वें दिन पर रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट से पहले आपको भी फ़ोन आएगा, आपके परिवार में जो भी लोग हैं उनको फ़ोन आएगा, वहाँ वो जाइए और सारे एविडेंस वहाँ जमा करिए। एविडेंस जमा करने के बाद ही आपके पत्नी द्वारा जो चीज़ें कही गई उस पर काम होगा पुलिस द्वारा, वहाँ भी मीडिएशन होगा। तो या
को तय करना है कि आपकी पत्नी को आपको रखना है कि नहीं रखना है। चूंकि नेचर सिग्नेचर आप अपने पत्नी का जान रहे, और अगर आप पत्नी हैं तो नेचर सिग्नेचर आप अपने पति का जान रहे। तो यही आज की चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि यह वीडियो आप लोग को मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं, और इसी व्यवस्था में आपके समक्ष एक नए टॉपिक पर मेरी चर्चा हो। जय हिंद, जय भारत।